नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पहले दोस्तों स्वागत है आप सभी का विकास कटारिया एजुकेशन में। मैं विकास कटारिया एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हम क्या देख रहे थे भैया? हम सेल वाला टॉपिक है जो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए सिमिलर टॉपिक है। ठीक है, उसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या कंप्लीट कर लिया है? इससे पहले वाली क्लास में हमने जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, साथ में राइबोसोम और वैक्यूल एकदम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसने भी वो क्लासें नहीं देखी है जरूर से आप जाइए और क्लासें देखिए। ठीक, आज की क्लास में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं? आगे का कोशिकांग। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हम देखते आ रहे हैं, जिसमें से आगे का आज का जो कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें होंगी सारी की सारी हम कवर करने वाले हैं, या इसे क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। ओके ओके, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हम कवर कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर एक शब्द को समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे माइटो का मतलब अलग होगा और कॉन्ड्रिया का मतलब जो है वो अलग होता है। माइटो का मतलब होता है थ्रीड। क्या होता है? थ्रीड। थ्रीड का मतलब समझ गए, यानी धागा, यानी कि सूत्र। ठीक है, तो ये सूत्रनुमा संरचना या फिर क्या हो गया यहाँ पे? थ्रीड यानी धागा हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें कॉन्ड्रिया के बारे में हम जानते हैं, तो इसे कहते हैं ग्रेन्यूल। क्या हो गया ये? ग्रेन्यूल्स नहीं होते क्या? ग्रेन्यूल्स यानी कणिका, ये मैं लिख देता हूं कणिका। ओके, तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? थ्रीड ग्रेन्यूल, जिसको कहते हैं सूत्रकणिका। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के खोज की। खोज के लेकर के अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक है कोलिकर। यहाँ पे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन बना रहता है कि सर किसने खोज की, कोलिकर ने की या बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की? तो देखिए, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने खोज की, और किसमें की? कीटों की जो मांसपेशी होती है ना, कीटों की मांसपेशी में खोज की, मांसपेशी के अंदर खोज की। और जो ये मांसपेशी थी ना, याद रखना, रेखीय मांसपेशी के अंदर खोज की। अगर थोड़ा सा डीपली और क्वेश्चन पूछ ले तो कीटों की रेखीय मांसपेशी के अंदर कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। अब एक बात और जान लेना। बोले सर कौन सी बात हमारे को जो जाननी है? कोलिकर ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, कीटों की मांसपेशी के अंदर। मांसपेशियां कैसे थी? रेखीय, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने? सार्कोसोम। को क्या नाम दे दिया? सार्कोसोम नाम दिया था, जिसकी खोज कोलिकर ने की थी। रियल में वो क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। अब नाम इस चीज का जो खोज की थी उसका नाम बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये लो, इन्होंने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। क्लियर? नाम दिया। इतनी बात आप याद रखना। साथ में आपको खोज पूछ लिया जाए कोलिकर के द्वारा कीटों की मांसपेशी में, और ग्रेन्यूल, ये जो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या दे दिया यहाँ पे? नाम दे दिया। क्लियर है? ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो भी बेसिक बातें हैं सबसे पहले वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में इसके जो भी पॉइंट बन जाते हैं वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम देखें, बहुत सारे अन्य नाम भी होते हैं, जिसे इसे प्लास्टोसोम के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टोसोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, सूत्रकणिका हो गई, यस और नो। देखो, इसे बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, बायोप्लास्ट। अब ये बायोप्लास्ट जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि बायोप्लास्ट जो है किस वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट कहा? तो याद रखना, अल्टमान नामक जो वैज्ञानिक है ना, अल्टमान, इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट का नाम दिया। ठीक है, ठीक है। या इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ
सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी के रूप में, एटीपी क्या है भैया? एनर्जी कॉइन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी के एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा रिलीज करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, याद रखना एटीपी के रूप में जो एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ही कमाल की मैं बात बता रहा हूं, ऑक्सी श्वसन के दौरान करता है। कौन से श्वसन के दौरान? ऑक्सी श्वसन के दौरान। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनोक्सी के दौरान होता है इसका एटीपी का निर्माण या अनोक्सी या ऑक्सी के द्वारा। तो याद रखना ऑक्सी श्वसन के दौरान ये क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। पावर हाउस ऑफ क्या हो गया? इसे सेल कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सी श्वसन जो बन जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अलग अलग जीवों के अंदर इसकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। विभिन्न प्रकार के जो जीव होती है संख्या अलग होती है। वो डिपेंड करता है किसमें ज्यादा होगा। ये बात डिपेंड किस पर करेगी कि वो कोशिका कितनी सक्रिय है। उन कोशिका या उन जीवों में ज्यादा होता है जो ज्यादा सक्रिय होते हैं, या सुनो जहां पर ऊर्जा की क्या होगी? ज्यादा आवश्यकता होगी। फॉर द एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे क्लोरेला हो गया, इसी प्रकार से जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, इसी प्रकार से जैसे ट्रिपेनोसोमा हो गया। इन जीवों के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है केवल एक होती है। आपस से समझ लो, जैसे क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास, ट्रिपेनोसोमा, इसमें केवल कितनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक होती है। यस और नो? इसी प्रकार से यदि मैं बताऊं आपको सबसे ज्यादा की मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया वो कहां पर पाई जाती है? एक क्वेश्चन सिंपल सा बन जाए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिकांग में बनती है? किसमें बनेगी भैया? याद रखना लीवर के अंदर बनती है, ठीक है। लीवर के अंदर सबसे ज्यादा कोशिकांग बनती है। इसी प्रकार से और देख लो, जैसे अमीबा हो गया। अमीबा में क्या होता है? अमीबा जो गैंट अमीबा होता है ना, चाओस जिसे बोला जाता है, गैंट अमीबा, उसके अंदर क्या होता है? लगभग 50,000 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है इसमें, ठीक है। चाओस बोलते हैं ना उसे, हाँ बिल्कुल। और हमारे शरीर के अंदर मैंने बता दिया लीवर के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ओवरऑल पूछे कि सबसे ज्यादा एकदम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाती है? उड़न पेशियों के अंदर। किसमें पाई जाती है? उड़न पेशियों में। उड़न पेशियों के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यस और नो? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्योंकि उड़न पेशियों के अंदर क्या होगा? एनर्जी लगातार चाहिए उड़ने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से बात याद रखना, संख्या की अगर बात करें तो ऐसे कोशिकांग भी होते हैं जिसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। एक तो सबसे पहले आप याद रख लेना वही प्रोकैरियोट कोशिका वाली बात। प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोट कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, यानी सूत्र कणिका जो है अनुपस्थित होती है। बोले सर इस बात को तो हमने एकदम अच्छे से हमारे को पता है, क्योंकि आपने बताया था जो कोशिकांग होते हैं अगर झिल्ली युक्त होंगे तो प्रोकैरियोट कोशिका में वो एब्सेंट होंगे। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं बता रहा हूं आपको, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये एकल झिल्ली युक्त, द्विझिल्ली युक्त सारा मैं बता चुका हूं, है ना। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये प्रोकैरियोट कोशिका में क्या होगा? एब्सेंट होगा। और सर और किसी में भी एब्सेंट है क्या? बिल्कुल। यूकेरियोट कोशिका की जो आरबीसी कोशिका होती है भैया, उसके अंदर भी ये परिपक्व की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, परिपक्व, है ना। अनमेच्योर फेज के अंदर तो कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन जो आरबीसी रेड ब्लड कोशिका होती है परिपक्व फेज के अंदर, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भैया एब्सेंट होती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और भी देख लो, जो अनोक्षी श्वसन, जिन कोशिकाओं के अंदर अनोक्षी श्वसन होता है, जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उन सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। संख्या समझ में आ गई कि भैया अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग होती है, वो उसकी सक्रियता पर निर्भर करता है कौन कितना सक्रिय है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, और साथ में मैंने ये भी बता दिया है कुछ एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। आपको क्या याद रखना है? एक तो प्रोकैरियोट कोशिका पे फोकस करना है, साथ में अनोक्षी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें, क्योंकि अनोक्षी हो गई ना, ऑक्सीजन नहीं होगा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला सीन होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ऑक्सी श्वसन वाला सीन होता है। तो अनोक्षी जो एनारोबिक के कोशिकाएं होती हैं, जहां पे अनोक्षी श्वसन होता है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। इसी प्रकार से जो परिपक्व आरबीसी होती है, वहां पे भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या?
ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थी। अब देखिए, दो मैं कोशिकांग ऐसे बताऊंगा जो काफी इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए कौन सा, आपको एक ऐसे इसे मिटा देता हूं, है ना, ताकि मैं और इंपोर्टेंट सी बातें मैं लिख सकूं। देखिए, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है हरित लवक। इन दोनों के बारे में कुछ सिमिलर सी बातें जान लो आप। कौन सी? देखो, एक तो मैंने बता दिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक यहां पे मैं लिख रहा हूं क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया हरित लवक। इन दोनों की क्या विशेषता होती है? इन्हें कहा जाता है अर्धश्वासित अंग, अर्धश्वासित, या फिर इन्हें अर्धशासी अंग या अर्धश्वासित चीज है अंग बोला जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया, दो मैंने ऑर्गन आपको बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा मैंने आपको बता दिया है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। इन्हें क्या बता दिया? अर्धश्वासी अंग बता दिया। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस अंग बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस अंग के नाम से जाना जाता है, अर्धस्वायत्तशासी अंग के नाम से जाना जाता है। बोले सर एक बात तो बताओ, ये अर्धस्वायत्तशासी अंग होते क्या हैं? देखो, ये जो दोनों कोशिका अंग होते हैं ना, इनमें क्या होता है? स्वयं का डीएनए पाया जाता है। स्वयं का क्या है? डीएनए उपस्थित होता है। ये स्वयं से क्या कर सकते हैं भैया? प्रोटीन निर्माण कर सकते हैं। ये स्वयं से क्या कर सकते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रोटीन निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अर्धस्वायत्तशासी अंग या सेमी ऑटोनोमस अंग के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। कब करेंगे? क्योंकि ये खुद का क्या करते हैं? डीएनए भी रखते हैं और खुद का क्या करते हैं भैया? प्रोटीन संश्लेषण भी करते हैं। अब देखो, इनमें बोले से डीएनए खुद का उपस्थित होने का मतलब क्या हो गया? अरे देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें खुद का डीएनए होता है। एक तो रियल कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है भैया, वो केंद्र के अंदर उपस्थित होता है, यस और नो, जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है ना। उसके अलावा भी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पादप कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? खुद का स्वयं का डीएनए होता है, और इसके खुद के स्वयं के डीएनए की जो विशेषता होती है ना, ट्रिपल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, यानी वृत्तुल प्रकार का होता है, वृत्तुलाकार, ठीक है, सर्कुलर, यस और नो, ठीक है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विलड़ीय होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा। बोले सर ऐसी विशेषता तो हमने और कहीं पर भी सुनी है। मैंने कहा बिल्कुल सुनी है। कहां पे सुनी है? प्रोकैरियोट कोशिका की जो विशेषता होती है डीएनए की, ऐसी होती है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, यस और नो। इसलिए इनके कोशिकांगों, इनके जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक डीएनए कहा जाता है, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए। एक विशेषता और होती है इनके प्रोकैरियोट की, बोले सर कौन सी? वो होती है इनके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये लो, बहुत ही प्यारी सी मैंने बात बता दी है। कितने एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। अगर आपको एक छोटी सी बात याद है तो मैंने आपको एक बात बताई थी, बोले सर कौन सी? स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 55S प्रकार का राइबोसोम भी बताया था या नहीं बताया था? बोले सर याद है, बताया था, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी एस प्रकार का राइबोसोम होगा? 70S प्रकार का राइबोसोम होगा। इसकी मैंने उपिकाएं छोटी बड़ी ये सारी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं केवल पॉइंट पे, सीधे एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करूंगा। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन्हें प्रोकैरियोट कोशिकांग के पुनरुद्भवन मतलब निर्माण माना जाता है, यानी कि प्रोकैरियोट कोशिका जो होती है उसके द्वारा निर्माण माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। दिख भी रहा है क्योंकि इनका जो जीनोमिक सिस्टम होता है ना, सारा का सारा जो न्यूक्लियोटाइड, ये जो डीएनए वगैरह हो गया, एकदम प्रोकैरियोट कोशिका के समान होता है। प्रोकैरियोट कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम बिल्कुल पाया जाता है। वर्तुल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोकैरियोट कोशिका का तो होता है। इसलिए इन कोशिकांगों का जो जन्म माना जाता है वो किसके द्वारा होगा? प्रोकैरियोट कोशिका से माना जाता है, ठीक है, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं, बोले सर कौन से बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट कोशिका यानी कि बैक्टीरिया की मैं बात करूंगा, तो कौन से बैक्टीरिया से इसका निर्माण हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑक्सी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया से इसका निर्माण माना जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसके लिए प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के द्वारा क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हुआ है, यस और नो।
अब आपको शायद पता चल गया होगा क्या होता है अर्धश्वासित। अब जब इसके पास में देखो राइबोसोम पड़ा है, ये डीएनए से किसका निर्माण कर सकता है, ये एमआरएनए का निर्माण कर सकता है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कर सकता है, एमआरएनए, ठीक है। तो क्या कर सकता है भैया, प्रोटीन का निर्माण भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यानी मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूं कि प्रोटीन निर्माण ये स्वयं से कर सकता है। एक बात और सुन लो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर एक सिस्टम और पाया जाता है, इसके विभाजन की जो प्रोसेस होती है ना, विभाजन की मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया अगर विभाजित होते हैं तो किस विधि के द्वारा, एमाइटोसिस के द्वारा। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब समझ गए क्या, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन कौन सा हो जाएगा, असूत्री विभाजन किसमें बताया था, बोले सर आपने प्रोकैरियोट कोशिका में बताया था, बैक्टीरिया कोशिका के लिए। और मैंने ये भी कहा था जो बैक्टीरिया कोशिका होती है इसमें सबसे द्विखंडन जो विधि होती है, द्विखंडन विधि के द्वारा ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन होती है या खुद का विभाजन करते हैं। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया का सीन भी ऐसा ही होने वाला है, यस और नो। तो ये असूत्री विभाजन करते हैं और विभाजन आपको पूछ लिया जाए तो द्विखंडन विधि के द्वारा, क्योंकि इनका खुद का एकदम सिस्टम पाया जाता है तो ये अपने आप में विभाजन कर सकते हैं। इसकी एक क्वालिटी नहीं हो गई क्या इस प्रकार से, सेल्फ रेप्लिकेशन की, सेल्फ रेप्लिकेशन ये कर सकते हैं कि नहीं। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब हो गया खुद से निर्माण खुद का कर सकते हैं कि नहीं भैया, प्रतिलिपिकरण का निर्माण, यानी प्रतिलिपिकरण जो होता है गुण वो इनमें उपस्थित होता है। वजह क्या होती है, खुद का सारा सिस्टम पाया जाता है, खुद विभाजित हो सकते हैं और खुद का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण भी इनमें पाया जाता है, ठीक है। ये जितनी भी मैंने बातें बता दी ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाली बात है। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम के लिए आपको सॉरी क्लोरोप्लास्ट के लिए ये सारी बातें आपको याद रखनी है, यस और नो। और देखो बोले सर एक बात हमें जाननी है, मैंने पूछा कौन सी बात जाननी है, आपने बता दिया कि इनमें राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है, तो क्या सर इनमें वो एंजाइम भी पाए जाते हैं क्या, बिल्कुल पाए जाते हैं। अरे भैया इसको सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए, इसका खुद का विभाजन करने के लिए जो आवश्यक चीजें होंगी वो तो पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, साथ में एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो एंजाइम के लिए कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप सोचोगे सर ने एंजाइम नहीं बताया, इसका मतलब एंजाइम नहीं पाए जाते, बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे सक्सिनिक एसिड हो गया, आरएनएच हो गया, है ना, साइटोक्रोम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, वो तो ऑक्सीडेज होगा। तो ये सभी एंजाइम्स भी इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसको अर्धस्वायत्त शासी तंत्र कहा जाता है। दोनों के लिए याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया भी और हरित लवक भी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो अब आगे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके प्रोटीन से संबंधित और बात कर ले, लगे हाथ हम प्रोटीन से संबंधित बात कर ले। बोले सर एक बात बताओ, आपने कहा कि ये स्वयं की प्रोटीन तंत्र का निर्माण, प्रोटीन निर्माण करने वाले तंत्र रखते हैं, मैंने कहा बिल्कुल रखते हैं, और प्रोटीन का निर्माण भी होता है। तो बोले सर सारे की सारी प्रोटीन का निर्माण स्वयं से करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं भैया, ये कुछ एक प्रोटीन का निर्माण तो कर लेते हैं खुद के इस डीएनए वगैरह से, राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, इसके द्वारा कर लेंगे। लेकिन कुछ एक जो एंजाइम बनाने के लिए जो यहाँ पे प्रोटीन चाहिए ना, एंजाइम बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो किस पर निर्भर करेंगे, वो जो डीएनए होता है ना, जो इसका रियल डीएनए होता है ये वाला, इस पर निर्भर करते हैं। यस और नो, बात समझ में आ गई। तो कुछ एक एंजाइम बनाते हैं खुद के द्वारा, और जो मुख्यतः एंजाइम होते हैं, जैसे मुख्यतः जो प्रोटीन बनानी होती है जैसे एंजाइम बनाने के लिए, वो मुख्य डीएनए पर ये निर्भर करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे देखिए प्रोकैरियोट कोशिका में लक्षण मैंने आपको बता दिए। देखो एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें एक जगह लिख दी है। अब मेरी बातों पर, लाइनों पर ध्यान देना है, मैं इस बोर्ड के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, आप बस बोर्ड पे फोकस करना, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं कि जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसके समान कौन कौन से लक्षण हैं जो प्रकट करते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। देखो दोनों में एक तो प्रोकैरियोटिक डीएनए की उपस्थिति होती है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें एक तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाता है, वर्तुल डीएनए आ जाता है, और एक और ये विशेषता अगर आप याद रखना चाहो ना, वैसे तो मैं पहले से ही बता रखा हूं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए, लेकिन फिर से याद दिला देता हूं। प्रोकैरियोट कोशिका में डीएनए जो होता है वो जीसी प्रचुर होता है, बता रखा हूं अगर आपको याद हो तो। जीसी प्रचुर, जीसी प्रचुर का मतलब देखो ग्वानिन और साइटोसिन जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं ना, वो प्रचुर यानी ज्यादा पाए जाते हैं।
इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं डीएनए के अनुपात की, डीएनए के अनुपात की, यानी कि बेस रेशियो ऑफ डीएनए की मैं बात करूं प्रोकैरियोट कोशिका में, वो 1 से कम होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए अनुपात होता है वो कितना होता है, बिल्कुल प्रोकैरियोट कोशिका के समान, और वो कितना होगा, 1 से कम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जीसी का मान क्या हो गया, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अरे मैंने आपको ये बताया था 80/GC बताया था ना, हाँ ये अनुपात, तो ये 1 से कम होता है प्रोकैरियोट कोशिका में। और यदि आपको ये पूछ ले जीसी मान कितना होता है, तो प्रचुर होता है। ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ज्यादा होगा तभी तो 1 से कम हो जाता है मान, ठीक है। हाँ, तो ये विशेषता भी किसकी होगी, प्रोकैरियोट कोशिका के समान हो गई। अगली विशेषता देखो, प्रोकैरियोट कोशिका के समान मैंने क्या बता दिया, 17S राइबोसोम, 17S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और क्या विशेषता होती है प्रोकैरियोट कोशिका के समान, दोनों असूत्री विभाजन करते हैं। एमाइटोसिस मैंने बताया कि नहीं बताया, एमाइटोसिस के द्वारा विभाजन करते हैं। चलो ये भी बात समझ में आ गई। द्विविखंडन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें होती हैं जो कि प्रोकैरियोट कोशिका के समान होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बोलो बात इतनी समझ में आई या नहीं आई। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं सभी प्यारे मित्रों को समझ में आ गई होगी, मैंने एकदम डिटेल तरीके से आपको बता दी है, ठीक है। अब देखो, बोले सर एक बात हम खुद से दिमाग लगा करके ये कह सकते हैं। मैंने कहा कौन सी बात जो आप खुद से दिमाग लगा करके आप बता सकते हो मुझे। सर आपने ये बता दिया कि ये एकदम प्रोकैरियोट कोशिका के समान लक्षण रखता है। इसका मतलब तो ये हो गया ना सर कि एक यूकैरियोट कोशिका के अंदर, यूकैरियोट सेल के अंदर प्रोकैरियोट सेल हो गई, है ना, प्रोकैरियोट सेल हो गई। भैया बहुत ही प्यारी सी बात आपने बताई है, सुन लो वापस से। इसका मतलब ये कैरेक्टर प्रोकैरियोट कोशिका के हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं एक यूकैरियोट कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट कोशिका है, यानी कि प्रोकैरियोट कोशिका के लक्षण प्रदर्शित करती है। ये कोई यूकैरियोट कोशिका है, यूकैरियोट कोशिका में ही तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, द्विचेली युक्त है। तो इसका मतलब हो गया एक यूकैरियोट कोशिका में प्रोकैरियोट कोशिका पाई जाती है। यस और नो। अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बता देना। यानी एक तरह से मैं बोलूं सेल के अंदर, सेल इन सेल, सेल के अंदर सेल, यूकैरियोट कोशिका में प्रोकैरियोट कोशिका, ठीक है। एग्जांपल बता देना, मैंने आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बता दी है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक चीज और याद रख लेना, लगे हाथ ये भी देख लो। इसमें क्या होता है, इसे डायरेक्ट हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। वापस से सुन लो, इसे हम डायरेक्ट सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा कोशिकांग होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एक रंजक होता है, अभिरंजन, जिसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पे, जिसे जीनस ग्रीन नाम से अभिरंजन करके कहा जाता है। ये लो, ये अभिरंजन होता है, जिसके द्वारा इसे अभिरंजित किया जाता है और फिर इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है, ठीक है। अगर आप नाम रखना चाहो याद तो रख लेना, नहीं कोई आवश्यकता, अगर रह जाए तो याद रखना। अच्छा जेनस, मैंने जीनस कर दिया, अरे जेनस बताना था, ठीक है। ये लो, क्लियर है इतनी बात। अब इससे जैसे अभिरंजित करेंगे तो इसके बारे में जान जाएंगे। JANU, फिर से मैंने थोड़ी सी मिस्टेक, आई एम सॉरी रियली, ओके। चलो आगे इसे क्या बोलते हैं, जैविक अभिरंजन बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसके हम, आप चाहो तो आकार के बारे में बात कर लें, आकार आकृति से संबंधित बात कर लेते हैं। बोले सो इतनी सारी बातें इस माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके आ रही हैं। अरे अभी तो देखना भैया, और भी इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आएंगी। तभी तो मैंने कहा था थोड़ा सा फोकस बना करके रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है भैया, है ना, ठीक है। आकार आकृति की यदि मैं बात करता हूं तो इसका जो व्यास होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है, व्यास की बात करूं तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। और यदि लंबाई की मैं इसकी बात करूं तो ये कितनी लंबी होती है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के ये 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। अब मेरी बात सुन लो, ये जो मैंने आपको ये डेटा लिखे हैं ना, एनसीईआरटी का डेटा है भैया, कुछ भी तो इसमें जोड़ना नहीं है और कुछ भी इसमें घटाना नहीं है, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो गई, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की, और इसका व्यास कितना हो गया, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास हो गया। यानी व्यास के लिए एक तरह से यहां पे बोले तो 0.5 औसतन हो गया, ठीक, ठीक है। और इसकी आकृति देखो कैसी कैसी होती है, इसकी बेलनाकार भी होती है,
बेलनाकार हो जाएगी, इसकी गोल हो जाएगी, तस्तरीनुमा, ये इसकी शैप होती है, बेलनाकार, गोल, तस्तरीनुमा, और ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया, यानी इसकी आकार आकृति मैंने आपको बता दिया। यस और नो, ठीक है। और ये भी मैंने आपको समझा दिया था क्लास की कक्षा के स्टार्ट के अंदर ही, क्या कि भैया ये उन कोशिकाओं में ज्यादा पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया जिनको जो कोशिकाएं क्या होती है, ज्यादा सक्रिय होती है, ज्यादा क्या होती है, एक्टिव, और मैंने संख्या सहित आपको समझा दिया था। यस और नो, ठीक है। आगे बात करें, देखो मैंने एक बात आपको बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी रिलीज करता है, यानी ऊर्जा रिलीज करता है, और मैंने श्वसन का नाम भी बताया था। कौन सा श्वसन? बोले सर ऑक्सी श्वसन बताया था, हमारे को याद है? यस और नो। पहले दोस्तों देखो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा था, ऑक्सी श्वसन होता है। अब ऑक्सी श्वसन होगा सॉरी, ऑक्सी श्वसन होगा यानी कि ऑक्सीजन की क्या होगी, उपस्थिति होगी। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो अनोक्सी श्वसन हो जाएगा। यस और नो, ठीक है। इस दौरान क्या रिलीज होती है? बोले सर इस दौरान होती है एटीपी रिलीज, यानी कि ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, इस ऑक्सी श्वसन के दौरान दो प्रोसेस होती हैं। एक तो जो प्रोसेस होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की होगी, ग्लाइकोलाइसिस। और अगर आपको याद है तो मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अच्छे से समझाया भी था। नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस यानी तोड़ना। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और किसमें, दो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है मैंने आपको बताया था, ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। किसमें चलेगी ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ऑक्सी श्वसन की दो प्रोसेस होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, जिसके अंदर एक ग्लूकोज के कण को दो पायरुविक एसिड में चेंज किया जाता है। दूसरी जो प्रोसेस हो जाती है वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इसकी क्रेब्स चक्कर की। कौन से चक्कर की? क्रेब्स चक्कर की। वैसे तो मैं इसको अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पे भी एक बार ऑक्सी श्वसन के बारे में बात आ जाती है तो मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि क्लास में मेरे प्यारे नए मित्र भी जुड़े हैं ना, तो उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्रेब्स चक्कर जो कि कहां पे चलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में यदि आपको पूछ लिया जाए कि कहां पे, तो मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स पार्ट होता है ना, उसके अंदर चलती है ये क्रेब्स चक्कर वाली प्रोसेस। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सभी एंजाइम्स जो हैं इस मैट्रिक्स में ही उपस्थित होते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? मैंने क्या कहा, दो प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर, एक ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड में। क्रेब्स चक्कर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं, जिसके सभी के सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो कहां पे मिलते हैं, मैट्रिक्स में ही मिल जाते हैं, ठीक है। बस एक को छोड़ करके, वो तो मैंने पहले भी आपको अपवाद बता दिया था। सक्सिनिक जो कार्बोहाइड्रेनेज एंजाइम पाया जाता है वो क्या होता है, वो आंतरिक सतह पर मिलता है। ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। या सुनो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना करके बता देता हूं, ठीक है। ये तो छोटी मोटी विशेषताएं देखते जा रहे हैं हम। अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया का आपको रियल डायग्राम बना करके दिखाता हूं कि इस ससुरा दिखता कैसा है। ये लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसके अंदर के मैं भाग बना देता हूं। क्या है ये अंदर वाले भाग, इनफोल्ड्स वगैरह मैं सारे बता दूंगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारे मैं बता दूंगा। इसका नामकरण पंडित जी को बुला करके देखना, थोड़ी देर बाद में हम कर देंगे। ये इसके इनफोल्ड्स होते हैं, अंतर्वलन होते हैं, इनका कार्य क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। ये हो गया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये इसकी बाह्य और आंतरिक सतह हो गई। चलो मैं एक सतह और बना देता हूं इसकी। ओके, ये इसके अंदर, ठीक है। चौक एक बार और चेंज कर देता हूं मैं। ये इसका क्या हो जाता है, ये इसके कुछ एक कोशिकांग हो जाते हैं। ब्लू कलर की चौक ले लेता हूं मैं, जिससे आपको सही से दिख जाएगा। इसके कोशिकांग इसके मैट्रिक्स पार्ट में मैं ये
यहाँ पे इसके ये कोशिकांग आ गए। ओके ओके, देखो क्या है, बाकी बचेंगे वो साथ में लिख लेंगे। पंडित जी को बुला करके इसका नामकरण कर देते हैं। ये तो देखो सबसे बाह्य लेयर आ गई जिसे आउटर लेयर कहते हैं। ये तो हो गई आउटर लेयर, ठीक है। ठीक है, ये तो आउटर लेयर हो गई। अब जस्ट इसके नीचे जो होती है वो होती है इनर लेयर। कौन सी लेयर आ गई? इनर लेयर। देख तो समझते जाना, पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। दो लेयर पाए जाते, मैंने क्या कहा था, झिल्ली युक्त कोशिकांग, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग, एक आउटर एक इनर हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, इसके और इसके बीच में, जिसे क्या बोला जाता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? पेरीप्लाज्मिक, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक फ्लूइड पाया जाता है, पेरीप्लाज्मिक की स्पेस हो गया, यस और नो। या इसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। ये लो, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक ठीक। ये क्या होते हैं इधर? ये हो गए राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं इन्हें बोला जाता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम क्या कहते हैं? इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? F0 F1 कण के नाम से भी जाना जाता है। F0 F1 कण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये किसके ऊपर उपस्थित है भैया? ये उपस्थित है क्रिस्टी के ऊपर। किस पर? देखो एक रीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले कि क्रिस्टी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, जो कि ये जो अंतः झिल्ली होती है ना, ये अंतः झिल्ली, उसके अंतर्वलन होते हैं, यस और नो। अब देखो एक कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने यहाँ पे दो लेयर बना दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे अलग है, ये अंतः झिल्ली का ही। मैं मिटा ही देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोले सर आपने तो 3 लेयर बना दी है। ये 2 लेयर ही है, ठीक है। ये लो मैं इसे मिटा दूं। ये अंतः झिल्ली जो है ना, ये फोल्ड हो चुकी है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको क्या बताया, ये तो आउटर हो गई, ये जो इनर है ना, इनर इस प्रकार से इनफोल्ड करती है, अंदर की तरफ अंतर्वलन करती है, ठीक है। तो ये अंतर्वलन हो गए, और इन अंतर्वलन के द्वारा बनता है क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी भाग होता है, ये मैट्रिक्स भाग में आ जाता है। ये जो भाग अंदर का होता है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स पार्ट। ये कौन सा भाग आ जाता है? मैट्रिक्स पार्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भाग हो गया। और ये क्रिस्टी के इनफोल्ड जो होते हैं ना, अंतर्वलन, वो कहां पे पाए जाते हैं? इस मैट्रिक्स भाग की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पे? इसका माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, यानी 70 प्रकार का राइबोसोम हो गया, ठीक है। इसमें जो डीएनए पाया जाएगा वो डीएनए भी मैं बता देता हूं। ये लो, ये इसका डबल स्टैंडर्ड वर्तुल डीएनए हो गया, जिसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं प्रोकैरियोट डीएनए, ठीक है। प्रोकैरियोट डीएनए विशेषता आप जानेंगे, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, यस और नो, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे? प्रोकैरियोट डीएनए हो गया। अब सभी के बारे में जान लो। देखो ये जो आउटर लेयर होती है ना, ये सभी आयनों के लिए पारगम्य होती है, ये रोकती नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो इनर लेयर होती है ना, ये रोक लेती है, ये हर किसी अणु को अंदर जाने नहीं देती है। ये पूछती है, पहले हिसाब मांगती है, फिर उसके बाद में अंदर जाने देती है, ठीक है। तो ये चयनात्मक रूप से कार्य करती है। और आयनों को अंदर जाने के लिए क्या होता है? इस पे ईटीएस सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, ठीक है। जिसमें प्रोटीन होती है, जैसे टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन पाई जाती है, पोरीन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि आयनों को अंदर आने जाने देती है, यस और नो, ठीक है। इसी अंतः झिल्ली के क्या बन जाते हैं? इनफोल्ड्स बन जाते हैं, अंतर्वलन बन जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रिस्टी। इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं यहाँ पे ऑक्सीसोम। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये देखो, इसका ये क्या भाग आ गया? इसको जोड़ने वाला क्रिस्टी के साथ में भाग आ गया। और इसका जो ऊपर वाला कैपनुमा सिर भाग होता है, जो कि मैट्रिक्स की तरफ होता है, इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या आ गई? ऑक्सीसोम, या इसे F0 F1 कण कहा जाता है। यहीं पे क्या होता है? ऑक्सीश्वसन कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको यदि ये पूछ लिया जाए ऑक्सीश्वसन कंप्लीट होता है, तो भैया जो क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, F0 F1 कण पाए जाते हैं, उनमें ये ऑक्सीश्वसन कंप्लीट होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये यहाँ पे इसका डीएनए जो राइबोसोम होता है 70 प्रकार का, वो मिल जाता है। 80 प्रकार का मत कर देना, कहीं आप सोचो यूकेरियोटिक कोशिका है, इसका मतलब 80 प्रकार का कर देंगे। नहीं भैया, गलत हो जाएगा, मैं पहले से बता रहा हूं आपको, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट डीएनए इसका हो चुका है, यस और नो।
तो प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर आप आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को यदि देखते हैं, अंतः सूत्रकणिकीय यहाँ पे झिल्ली को यदि आप देखते हैं, तो ये दो जलीय कोष्ठों के अंदर इसे बांट देती है। एक इसका बाह्य हो गया, एक इसका अंदर। ये बाह्य हो चुका है, ये इसका अंदर का हो गया। अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स पार्ट आ जाता है। और ये जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तस्त्रीनुमा गोल बेलनाकार ये संरचना होती है किसकी, एक माइटोकॉन्ड्रियल कोशिका की। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोले सर एक चीज हमें समझनी है। मैंने पूछा कौन सी चीज आपको समझनी है? ये जो आपने ऑक्सीसोम बताए है ना, इनकी संख्या कितनी को होती है? तो मैं आपको बता दूं, कोशिका के अंदर लगभग 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 या कहीं कहीं पर आपको 10 की पावर 6 भी दिखेगा, इतनी संख्या में पाए जाते हैं ये ऑक्सीसोम। जहां पर क्या होता है, जहां पर ये ऑक्सीश्वसन कंप्लीट होता है। यस और नो? और इसका सिर भाग किस तरफ बता दिया मैंने, मैट्रिक्स की तरफ होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसमें क्या होता है, ये जो एटीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। इस प्रकार के इसमें एटीपीएज सिंथेटेज एंजाइम होते हैं, है ना। एडीपी यानी कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे मिलेंगे, और जो एटीपीएज सिंथेटेज एंजाइम होता है, यानी कि जो एटीपी का निर्माण करता है, उसके द्वारा इसको बदल दिया जाता है एटीपी में। इसमें एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यही क्या होते हैं, ऊर्जा के कॉइल होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें किस रूप में ऊर्जा मिलती है? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? और मैंने आपको बता दिया, ये जो झिल्ली होती है ना, वो चयनात्मक रूप से होती है, हर किसी आयन को अंदर नहीं जाने देती है। इसके लिए भैया चैनल प्रोटीन, पोरीन प्रोटीन वगैरह पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। चलो तो भैया इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली है, जो भी रिलेटेड बातें थी, इसके ऑर्गन्स जो छोटे छोटे भाग थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आ जाती है इसके फंक्शन की। लास्ट जो पॉइंट बन जाता है, इसके कार्य से संबंधित देख लेना। ये लो मैं यहीं पे कंप्लीट करा देता हूं, क्योंकि लगभग कार्य तो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। कार्य सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये एटीपी निर्माण, सबसे प्रमुख जो इसका कार्य होता है एटीपी निर्माण में सहायक होता है, यानी एनर्जी। एटीपी का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा के निर्माण में यहाँ पे सहायक होता है। ऑक्सीश्वसन के द्वारा ऊर्जा निर्माण करने में सहायक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यस और नो? ठीक है। सॉरी। और इसका क्या कार्य हो गया, कोशिका द्रव्य की जो वंशागति होती है ना, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म जिसे कहा जाता है। वापस से सुन लो, आपने जरूर एक शब्द सुना होगा, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म शब्द सुना होगा। साइटोप्लाज्म यानी कहने का मतलब, एक तो हो गया जो रियल कोशिका का डीएनए होता है ना, है ना, तो वो केंद्र की वंशागति आ जाती है। जो केंद्र होता है उसकी वंशागति आ जाती है, जो कि आगे वाली नवल कोशिकाओं में बनती है। इसी प्रकार से एक होता है इसका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी साइटोप्लाज्मिक वंशानुगत। वो किसके द्वारा संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्मा में उपस्थित होता है ना। ठीक है, इसी प्रकार से तो यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया साइटोप्लाज्म की वंशागति कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। और इसी प्रकार से केंद्रक की पूछ लिया जाए तो केंद्र की ये वंशागति पूछ लिया जाए तो केंद्रक के द्वारा कंप्लीट होती है, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है उसके द्वारा। यस और नो? ठीक है। इसी प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो विटेलोजेनेसिस के अंदर भी काम में आता है। पीत निर्माण नहीं होते क्या? अंडा जो होता है ना, योल्क, इसके अंदर पीतक होता है ना, योल्क, हाँ, उसको गाढ़ा बनाने के लिए भी काम में होता है, ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। तो ये कार्य भी पीतक का लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी क्या करता है, ये कार्य करता है। यस और नो? और बहुत सारे वर्क होते हैं। बोले सर और बताओ, देखें और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, शुक्राणु जो होता है ना हमारी स्पर्म कोशिका, शुक्राणु कोशिका को एनर्जी प्राप्त कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे गमन कर पाता है। ठीक है, तो ये कार्य भी इसका हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ एक स्पेशल पॉइंट से आप जो कि आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट से पॉइंट आपको बता देता हूं। बोले सर कौन से पॉइंट बताओगे? देखो, आप एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसको यदि एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियोन। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियोन। प्लूरल की बात करेंगे, बहुवचन की हम बात करेंगे तो उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रियोन आ गया इसका एक वचन। प्लूरल की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बोल दूंगा। यस और नो? और एक कोशिका के अंदर समस्त यानी कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है?
कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। मैं यहां पे लिख दूं, ये लो दिख रहा होगा आपको, समस्त माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर समस्त सेल में, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसोम बोला जाता है। ये लो कॉन्ड्रियोसोम, इस प्रकार की टर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, टेक्निकल टर्म्स है ना एकदम। तो कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है, कोशिका के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना उनको कहा जाता है कॉन्ड्रियोसोम। इसी प्रकार की एक और आप टर्म समझ लीजिए, यदि इसकी आउटर लेयर को हटा दिया जाए, यदि बाह्य लेयर को हटा दिया जाए, तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसे कहा जाता है माइटोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको याद रखनी है। क्लियर है इतनी बात? ओके, और देखो और एक होता है कॉन्ड्रोस्फेयर, एक शब्द और मुझे याद आता है, कॉन्ड्रोस्फेयर। मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉन्ड्रियोस्फीयर। ये क्या होता है बोले सर, ये क्या बला है आपकी बात? देखो विटामिन सी की जब कमी होती है तो एक डिजीज होती है स्कर्वी नामक डिजीज, उस दौरान ये क्या होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना आपस में चिपक जाते हैं, तो उस चिपकने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, सभी चिपकने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोस्फीयर कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? ठीक है, तो भैया ये इंपॉर्टेंट सी बातें जो कि मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी तो चर्चा कर लिए, जहां तक मुझे पता है एकदम सारी की सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट थी बातें सारी हमने कंप्लीट कवर कर ली हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी क्लास भी हो जाती है, मैंने कहा था ना ये थोड़ा सा लंबा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी बातें आपने कवर कर ली हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर के साथ में हमने देख लिया। पहले दोस्तों आगे का जो पॉइंट होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट, उसकी भी थोड़ी सी लंबी क्लास होगी। और तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में ये बताना आपको किस प्रकार की ये क्लास लगी। ठीक है, बात रही थर्ड ग्रेड की साइंस की, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट यहाँ पे आपको थर्ड ग्रेड की जो भी टॉपिक है वो सारी कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द उसके लिए लाइव क्लास स्टार्ट में करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ में क्लास को जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो तो चैनल विकास कटारिया एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।